नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित त्यागी। हमारे समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार जो इंसानी रिश्ते होते हैं वहां पे किस हद तक लोग गिर सकते हैं। कभी अच्छे रहे रिश्तों में तलखी किस हद तक पहुंच सकती है कि उसके आगे किसी की जान की कोई कीमत नहीं रहती। और यही नहीं, किसी के सर पर ऐसा क्या गुस्सा, ऐसा क्या जुनून सवार हो जाता है कि वो हैवानियत की सारी हदों को पार कर दे। ऐसा ही एक केस मुंबई में सामने आया। मुंबई की एक लड़की श्रद्धा वालकर की हत्या का जो केस है, शायद अभी आप उसे भूले नहीं होंगे क्योंकि उसने लोगों की बिल्कुल रूह कपा दी थी। दिल्ली में उस लड़की के लिव इन पार्टनर ने, इसका नाम आफ्ताब पूनावाला था, उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद जो किया उससे लोगों की रूह कांप उठी। उसके शरीर के कई टुकड़े करे और रोज एक एक करके जंगल में उन टुकड़ों को फेंकता रहा। महीनों तक यह काम चलता रहा, लेकिन अंत में पकड़ा गया। बिल्कुल वैसा ही एक केस जिसने इस श्रद्धा वालकर वाले जो केस है उसकी आज मुंबई में याद दिला दी। आपको एक और केस याद दिलाता हूं। इस साल फरवरी में दिल्ली के अंदर निक्की यादव नाम की एक लड़की थी, उसका हत्याकांड भी बिल्कुल इस तरीके से किया गया था। महिला का जो लिव इन पार्टनर था साहिल गहलोत, उसने निक्की यादव की हत्या कर उसका जो शव था वो फ्रीजर में छुपा के रखा कई दिनों तक और अगले दिन किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन वो भी आखिरकार पकड़ा गया। अब मुंबई आते हैं। मुंबई में भी बिल्कुल ऐसा ही एक घिनौना केस सामने आया है। यहां भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की की, जिसके साथ वो रह रही थी, उस शख्स ने उसकी हत्या कर दी, फिर उसके शव के कई टुकड़े किए। उसने शव के टुकड़ों को अलग अलग तरीके से ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम किए, सबूत मिटाने की भरसक कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। पकड़ा गया। उसके पड़ोसी को उस पर शक हुआ और पुलिस को उसने फोन किया। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो जब अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने शव के टुकड़े बरामद किए और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। यह इतना दिल दहलाने देने वाला मामला है कि इसका ब्यौरा सामने रखते हुए मैं सच बता रहा हूं आपको कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह, राजा मायल और पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल परेशान करने वाली बातें हैं। थोड़ा संयम जरूर रखिएगा। 3 साल से ये दोनों एक ही फ्लैट में साथ रह रहे थे, लेकिन ये साझा एक भयावह अंत में बदल गया। 56 साल के मनोज साने ने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद की हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव के छोटे छोटे टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबाल दिया। यह स्तब्ध करने वाली वारदात मीरा रोड के गीता नगर में फ्लैट नंबर 704 में हुई है। मनोज के ठीक सामने रहने वाले पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव ने एनडीटीवी को बताया कि 2-3 दिनों से उन्हें बदबू आ रही थी। सोमेश ने मनोज का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। एक बार घर में स्प्रे मारने की आवाज भी आई, जिसके बाद सोमेश का शक गहरा गया। यहाँ तक कि 7 जून को बिल्डिंग के नीचे मिलने पर जब सोमेश ने मनोज को बताया तो भी उसने नजरअंदाज किया, जिसके बाद पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस ने आने के बाद फ्लैट खोला तो जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। हम अंदर गए तो सामने वुड कटर मशीन रखी थी, फिर और अंदर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन रखी थी और इलेक्ट्रिक से जो चलती है। हाँ, इलेक्ट्रिक से चलती है। और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक पड़ा था, तो हमें लगा शायद उसके नीचे बॉडी है तो उसमें कट कर, तो कुछ नहीं था, ना कोई ब्लड ना कुछ। किचन में सब कुछ था, जो भी था। 3 बाल्टियाँ भर के रखी थी जिसमें ब्लड और मसल सब सड़ गए थे। कुछ पता नहीं था कि क्या बॉडी है, क्या है। बाल्टियों में उससे 100 के टुकड़े करके रखे हुए थे। हाँ, कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल का है कि फीमेल का बॉडी है। मनोज के एक और पड़ोसी ने भी दुर्गंध आने की बात बताई। पड़ोसी के मुताबिक दोनों कभी किसी से बात नहीं करते थे। ये बाथरूम है, इसका गेट खोला तो इसमें से वियर्ड स्मेल आई। अच्छा। हाँ, तो हमने सोचा कि शायद कुछ नीचे काम चालू है, आपने देखा होगा नीचे खुदाई कर रखी है। हमने सोचा कि डक क्लीनिंग का काम चालू है, शायद उसका स्मेल होगा। फिर ठीक है, फिर आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं अपने बेडरूम में गया, वहाँ का भी विंडो खोला, सेम स्मेल। मैंने सोचा कि शायद वही स्मेल
अब ये नहीं सोचा कि मैंने बाहर से कैसे आ रही, इतना क्लिक नहीं किया। जैसा मैंने आपको बताया टोटली कट ऑफ, कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं। एंड हाँ, कभी कभी मेरी छोटी बेटी है तो वो यहाँ पे खेलती रहती थी, क्योंकि हमारा दरवाज़ा ऐसे ओपन रहता है डोर, तो जब वो पास करती थी तो कभी उसको बस हाँ एक्सप्रेशन देती थी, दैट्स इट। नया नगर पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश कर 16 जून तक पुलिस रिमांड भी ले ली है। पुलिस के मुताबिक मनोज ने ये बात कबूल की है कि दोनों में झगड़े हुआ करते थे। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वरुपुटी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से उन्हें कटर मशीन और 3 बाल्टियों में 100 के टुकड़े रखे मिले। कुकर में भी मांस को पकाया गया था। 100 के टुकड़ों को जेजे अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 100 के कुछ टुकड़े वो ठिकाने लगा चुका है। आरोपी मनोज साने और मृतका सरस्वती वैद्य की मुलाकात 10 साल पहले बोरीवली की राशन की दुकान में हुई थी, जहां मनोज काम किया करता था। मनोज ने ITI की पढ़ाई की है। सरस्वती अनाथ थी तो मनोज अपने घर वालों से अलग रह रहा था। उसने शादी भी नहीं की थी। NDTV की टीम जब बोरीवली में मनोज के पुराने घर पहुंची तो उसके चाचा मिले और बताया कि मनोज से बहुत कम बात होती थी। 10 साल पहले वो छोड़ के गया, बाद में कभी खाली रेशन के दुकान पर मिलता था, वो हम हाथ करके चला जाता था। जो महिला उनकी लिव इन पार्टनर थी सरस्वती वैद्य, बताया जा रहा है कि वो अनाथ थी। क्या कभी आप लोग मिले? वही मैं बोलता है कि वो नाम भी मुझे मालूम नहीं था। कभी नहीं मिले आप लोग? नहीं, कभी नहीं मिला था। श्रद्धा वालकर से भी ज्यादा जघन इस हत्याकांड में आरोपी सबूत मिटाने के पहले ही पकड़ लिया गया। लेकिन ये सवाल अभी बना हुआ है कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या क्यों और कैसे की। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बरसों बरस साथ रहने के बाद भी कोई कैसे अपने साथी के शव को इतनी बेदर्दी से ठिकाने लगाने की सोच सकता है। मीरा रोड से राजा महल, पूजा भारद्वाज और कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। इन घटनाओं से कितने सारे सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, इसमें ऐसे नृशंस मामले जो सामने आ रहे हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है जो एक लड़की को इतना कमजोर कर देता है कि वो, जिसको अंग्रेजी में अब्यूजिव रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि प्रताड़ित होने के बावजूद भी इस तरीके के रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाती? क्योंकि हमारे समाज की अभी भी अपने जो फैसले लेने वाली लड़कियां हैं ना, सशक्त महिलाएं, उन्हें पसंद नहीं है। वे अपनी मर्जी से उन्हें पढ़ता लिखता और उनकी शादी जो है समाज चाहता है कि वो कराएं, वो तय करें उनके जीवन। शादी के बाद नौकरी करने दें या ना करने दें, इसका फैसला भी दूसरे लें। ऐसे माहौल में अगर कोई लड़की अपना फैसला खुद लेती है तो वो बागी के तौर पर देखी जाती है। अगर वह शादी जैसे कि तथाकथित पवित्र बंधन में बंधने की जगह किसी के साथ लिव इन में रहने का फैसला लेती है तो सीधे उसे बदचलन करार दिया जाता है, परिवार रिश्ता तोड़ लेता है, उसे अकेले अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। उसके खिलाफ दुनिया खड़ी दिखाई पड़ती है। इस माहौल में उसकी जो निर्भरता है वो अपने पार्टनर पर बढ़ जाती है। वो किसी और के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर भी उसको शायद इस अकेलेपन में सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहने की मजबूरी हो जाती है। ऐसे हालात में धीरे धीरे वह वस्तु में बदलती जाती है। इस वस्तु के साथ कोई जो सलूक कर रहा है, कर सकता है, मार तक सकता है, उसके शरीर के टुकड़े तक कर सकता है, और किसी बर्तन में उसको पका भी सकता है। ये कम से कम वहशियाना हरकतें इस केस में देखने को मिली। यह रिश्ता जो लड़की है उसे कमजोर और अकेले पड़ने जाने वाली जो मार्मिक दास्तान है उसकी कहानी है। ऐसे कई दर्दनाक हादसे हैं जो लगातार हम सुनते और देखते आ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे मामलों की वजह क्या होती है, बता रहे हैं मनोचिकित्सक समीर पारेख। मुझे लगता है कि ये बात समझनी जरूरी है कि आसान नहीं है जो हम किसी रिश्ते में होते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये एक अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकती है। आसान नहीं है ये बात, क्योंकि जब हम रिश्ते बनाते हैं बहुत ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी के साथ बनाते हैं, और जब कोई लाइन क्रॉस होती है तो ज्यादातर बार हम सोचते हैं कि शायद चीजें आगे चल के ठीक हो जाएंगी। बट ये बात सोचने की है कि अगर स्पेस ना मिले,
हमारे पार्टनर बहुत टेरिटोरियल हो रहे हों, अग्रेसिव हो रहे हों, हमें लगता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हों तो थोड़े रेड फ्लैग्स हैं और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का रिलेशनशिप में इंटरवेंशन करना है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ये लगे कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो उस रिश्ते से बाहर आने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और हमें भी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से पुरुषों को, लड़कों को अपने समाज में बड़ा कर रहे हैं। हिंसा देख देख कर ना सुनने की ना आदत जो है ना, कि ना सुनते ही बदला लिया जाएगा, उसको बदलना भी बहुत ज़रूरी है। वरना ये रिश्ते ऐसे ही, ये इस तरह की घटनाएं होंगी और हम चौंकते रहेंगे और इन पर ऐसे ही बात करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉनसून की, जिसका इंतज़ार अब पूरे भारत को बेसब्री से है। ताज़ा खबर यह है कि एक हफ्ते की देरी से ही सही मॉनसून अब केरल के तट को पार कर चुका है और बारिश की आज की ये तस्वीरें जो हैं कम से कम थोड़ी राहत देने वाली हैं। केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में मॉनसून की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। अगले 48 घंटे में ये पूरे केरल को कवर कर लेगा। इसके साथ ही साथ ये भी संभावना है कि अगले 48 घंटे में मॉनसून तमिलनाडु के कुछ इलाकों में और कर्नाटका तक पहुंच जाएगा। उधर अगले 1-2 दिन में पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पे भी मॉनसून से पहले जो भारी बारिश है उसका पूर्वानुमान भी लगाया गया है। मौसम विभाग के जो बुलेटिन में ऐसी जो बादल हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो काला मैप है उसको अक्सर आप देखते होंगे। इसमें हिंद महासागर, अरब और बंगाल की खाड़ी जो है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहे बादल, मॉनसून के जो बादल हैं वो अपने साथ समुद्र से जो पानी है उसको लेकर आते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर बारिश के तौर पर इसको बरसाया जाता है। भारत के मैदानी इलाकों में तपती गर्मी में जो निम्न दबाव बनता है वो मॉनसून के इन बादलों को उत्तर की ओर खींचता है। ऐसे में इन दिनों अरब सागर में जो बना गंभीर चक्रवाती तूफान है वो मॉनसून पर असर डाल सकता है। कई जानकारों का मानना है कि ये चक्रवात मॉनसून को काफी जो नमी है उसको खींच रहा है और इससे मॉनसून पर असर पड़ सकता है। खैर, समुद्र में उठे ये जो बादल हैं इस तरह उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये इस मैप में जरा आपको दिखाते हैं कि आज मॉनसून कहां तक पहुंचा है। लाल रंग से जो लाइन है वो आप देख रहे होंगे, वो मॉनसून में सामान्य दिनों को दिखा रही है। अगर मॉनसून सामान्य हो तो जहां पर आपको लाल लाइन दिखाई पड़ रही है वहां तक मॉनसून को पहुंच जाना चाहिए उस तारीख तक। लेकिन नीली लाइन जो है वो आपको दिखा रही है कि मॉनसून अभी वास्तव में कहां पर है। मॉनसून एक हफ्ते पीछे चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में कमजोर या धीरे मॉनसून की शुरुआत होती है और बाद में रफ्तार पकड़ लेता है और इसके कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके बाद सामान्य मॉनसून देश के अंदर जो सूरत है वो दिखाई पड़ती है। उम्मीद ये भी है कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मॉनसून इस बार सामान्य रहेगा। किसान अब इस हिसाब में से अपनी जो खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। देश में हर साल होने वाली बारिश का 70% मॉनसून के दौरान ही बारिश होती है। हमारी खेती बाड़ी तो बहुत हद तक इस मॉनसून पर आश्रित है ही। देश के 60% इलाकों में खेती मॉनसून के जो बारिश है उस पर निर्भर करती है और देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर खेती पर आश्रित है, निर्भर है। मॉनसून सही रहे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और मॉनसून अगर कमजोर पड़ता है तो इसका उल्टा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसलिए हमारे किसानों से लेकर सरकारें जो टकटकी लगाकर मॉनसून और बादलों की तरफ इस वक्त देख रहे हैं। वैसे इस बात की चिंता भी जताई जा रही है कि अगर जो अल नीनो का जो इफेक्ट होता है मॉनसून पर उसका असर पड़ेगा या नहीं। अल नीनो उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भूमध्य रेखा के आसपास मध्य और मध्य पूर्व प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह है वो गर्म होती है। इससे भारत की ओर आने वाली मॉनसूनी हवाएं कमजोर पड़ती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि देश के कई इलाकों में मॉनसून की बारिश कम होती है और इससे कई इलाकों में सूखे पड़ने जैसे हालात बन जाते हैं।
इस बार भी अल नीनो सक्रिय है, लेकिन उसके असर को लेकर सरकार के जो अभी के स्तर पर कम से कम अनिश्चितता बनी हुई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस तिमाही के रेपो रेट को बरकरार रखने का ऐलान करते हुए इस अल नीनो पर जो चिंता है वो भी जताई है। Close and continued vigil on the evolving inflation outlook is absolutely necessary, especially as the monsoon outlook and the impact of El Nino remain uncertain. आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि एल नीनो का कितना असर होगा मॉनसून पर, इसको लेकर एक अनसर्टेनिटी है। एल नीनो को लेकर आपका क्या फोरकास्ट है, कितना असर होगा दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर? देखिए, ये तो हम बार बार बोल चुके हैं पहले, एल नीनो प्रभावित करता है मगर 60% केसेस में। और इस बार जो हमारा पूर्वानुमान है वो है कि रेनफॉल 96% प्लस माइनस 4% हो सकता है फॉर द कंट्री एज ए होल। तो अभी मतलब कुछ नहीं कह सकते कि कितना असर होगा। देखिए, जो असर होगा कि नहीं होगा वो प्रतिफलित होगा हमारा फोरकास्ट में। हम फोरकास्ट दिए हैं लास्ट वीक ऑफ मई में, फिर फोरकास्ट देंगे लास्ट वीक ऑफ जून में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एक तरफ देश के अधिकतर इलाकों को मॉनसून का इंतजार है, वहीं कई इलाके ऐसे हैं जो जिनमें अभी से ही सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हर साल सूखे से जूझने वाले ऐसे ही इलाकों में एक इलाका उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड भी है। देश के सबसे सूखाग्रस्त इलाकों में से बुंदेलखंड एक इलाका है। सूरज की तपिश इन इलाकों में जो लोग हैं उनके लिए आफत बन के उन पर बरसती है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रोजमर्रा की पानी की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना ही बिल्कुल एक जीवन युद्ध बन गया है। बुंदेलखंड से हमारे सहयोगियों की ये रिपोर्ट देखिए। इस गर्मियों में बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए तपते सूरज से कोई राहत नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक बंजर सूखाग्रस्त इलाका जहां जमीन का पानी गर्मियों में बहुत नीचे चला जाता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के टुकरी गांव में खाना पकाने और दूसरी जरूरतों के लिए पानी का इंतजाम करना 4 बच्चों समेत 6 लोगों के इनके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती है। रोजाना यहाँ 12 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन गर्मियों में पानी लाना बड़ा मुश्किल काम है। 32 साल की मीना देवी सिर्फ पानी लाने के लिए हफ्ते में 40 घंटे चलने पर मजबूर है। हम इस समय बुंदेलखंड के टिकुरी गांव में हैं। ये गांव उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पड़ता है। यहाँ पर महिलाएं दिन में कम से कम 3 से 4 बार 5-5, 6-6 घंटा चलती हैं और पास के कुएं से जाकर पानी लाती हैं। यही पानी 1 या आधी बाल्टी जो है वो कई घंटों तक इनके 6 या 7 लोगों के परिवार को चलाता है। बच्चे अगर प्यास से रोते हैं तो माएँ उनको गिलास भर पानी भी नहीं दे पाती हैं, क्योंकि इस गांव में पानी की इतनी कमी है। और ये कहानी सिर्फ एक घर की या सिर्फ एक गांव की नहीं है। ये बुंदेलखंड के पाठा इलाके में कई सारे गांवों की कहानी है, जहां पर लोगों का कहना है कि भीषण सूखा पड़ता रहता है, पानी की बहुत कमी होती है। 1-1 बजे 2 बजे रात तक आदमी पानी भरता, कोई पाता है कोई नहीं पाता। गर्मियों के मौसम में इस इलाके की सभी महिलाओं की एक परेशानी है कि पानी का इंतजाम कैसे किया जाए। बहुत दिक्कत आ रही थी दीदी। वहाँ हैंडपंप लगा था, वो नशा गया तो हम लोग वहाँ पानी के जाते थे। इसके ये मेरे पेट में थी तो भी मैं जाती थी। क्या करें? इतनी पानी की दिक्कत थी कि शाम के अगर चाय गाओ तो सुबह पानी मिला था। इतनी दिक्कत यार पानी का। आज मैं खिसिया के रवासी हो गया था पानी का। ये किसके डब्बे हैं बताइए जरा। पानी में इतनी दिक्कत है कि कोई लोटिया में पावत है,
को वत्ता नहीं पावा था। 11 बजे 12 बजे रात तक परेशान रहे। फसल खराब होना सूखे का सबसे बड़ा प्रभाव है। अक्सर ये एक बड़ा कारण बनता है जो किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर भी करता है। लेकिन ये कहानी शायद हम में से कई लोगों को मालूम है। पर क्या सूखे के कृषि के परे भी कोई प्रभाव है? ऐसे प्रभाव जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। एक ऐसा सूखा जो हमसे छुपा हुआ है, एक सामाजिक और आर्थिक सूखा। Cyclone, there's a flood, there's a drought. जब तूफान, बाढ़ या सूखा पड़ता है तो हम फसल की तबाही पर ध्यान देते हैं, लेकिन नौकरियां जाने पर भी गौर करना चाहिए। Because there was a prolonged drought. Socio-economic indicators need to be looked at. सिर्फ फसलों की बर्बादी ही नहीं, बल्कि रोजगार कम होने की भी सामाजिक आर्थिक संकेतों को देखना चाहिए कि सरकारी निजी साझेदारी कितनी कम हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सूखे का फसलें खराब होने के अलावा भी बहुत सी चीजों पर असर पड़ता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खरीदने की क्षमता में कमी आना और पलायन में बढ़त होना। सूखे का प्रभाव जितना किसानों पर पड़ता है, लगभग उतना ही छोटे ग्रामीण व्यवसायों पर भी पड़ता है। जब सूखा पड़ता है तो यहाँ दुकान में बिक्री कम होती है, फिर जनता जो है बाहर जाती है, व्यापारियों का धंधा आधा हो जाता है। अब एग्रीकल्चर ड्राउट होता है तो यहाँ का जो यूथ है खास तौर से वो बाहर तुरंत रोजी रोटी के लिए भागना शुरू कर देता है। और यही एक कारण है कि बुंदेलखंड में, चित्रकूट में और जो पाठा एरिया है उससे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। इवन आप गर्मियों के सीजन में ऐसे गांव भी मिल जाएंगे आपको कि जहां पे कोई यूथ आपको उस गांव में नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेंगे तो बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग लोग ही मिल पाएंगे उस गांव के अंतर्गत। पलायन तो अब यहाँ ऐसा है कि खेती किसानी में तो कोई दम धड़ाका नहीं है, तो लोग बाग दिल्ली बम्बई जाते हैं, हरियाणा पंजाब जाते हैं, बनारस जाते हैं, शहरों की ओर जाते हैं। In India, drought is a very sensitive. भारत में सूखा एक संवेदनशील विषय है। हमारे यहाँ ऐसी नियमावली नहीं है जिसमें 3 तरह के सूखे का वर्गीकरण हो। आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए सूखे जैसी स्थिति का तब ऐलान करना जब बारिश हो या भूजल स्तर ऊंचा हो, या जब खेती के लिए तो पानी हो पर पीने के लिए पानी ही ना हो, तो वर्गीकरण मुश्किल हो जाता है और उसका राजनीतिक और आर्थिक असर होता है। क्योंकि प्रशासन सूखे से हुए नुकसान का आकलन करते वक्त सिर्फ खेती में हुए नुकसान पर ही ध्यान देता है, इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि भूमिहीन किसान जो हैं, भूमिहीन लेबरर्स जो हैं, जो खेतों में काम करते हैं, या ग्रामीण छोटे व्यवसाय, ये सभी मुआवजे के पहले से ही संकुचित दायरे से बाहर हो जाते हैं। सूखा पड़ गया यहाँ कुछ नहीं रह जाता, किसान को तो मिल जाता है लेकिन मजदूरों को नहीं मिलता है। भाई उनके नाम जमीन है, हम लोग के नाम जमीन नहीं है, तो उनको शासन सूखा घोषित कर देती है, उनको दे देती है, लेकिन जो मजदूर मजदूरी करता है उसको नहीं मिलती है। हमें चित्रकूट के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पीने का पानी मुहैया कराने के लिए पानी के टैंकर सभी गाँव में भेजे जा रहे हैं, उन गाँव में भी जहाँ हमने खुद जाकर हालात देखे थे। लेकिन जिन 3 गांव में हम गए थे, उनमें से सिर्फ एक गांव के लोगों ने हमें बताया कि उनके यहाँ पानी के टैंकर तो आते हैं, लेकिन उनसे भी पानी की जरूरतें पूरी नहीं होती। जिलाधिकारी ने ये दावा भी किया था कि जून तक पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी। यहाँ के ज्यादातर गाँव में लोगों के घरों में नल से पानी नहीं आता है या नल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के 7 जिलों में चित्रकूट में सबसे कम हर घर जल पंचायतें और हर घर जल गांव हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से चित्रकूट में सिर्फ 10 हर घर जल पंचायतें हैं, जिनमें से 3 ही प्रमाणित हैं, और 22 हर घर जल गांव हैं, जिनमें से 11 ही प्रमाणित हैं। हालांकि फिलहाल हालात गंभीर लगते हैं, लेकिन भविष्य इससे भी बुरा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौतियां ला रहा है जिसका सामना करने के लिए पहले से संकट में घिरी कृषि पर निर्भर ये अर्थव्यवस्थाएं तैयार नहीं हैं। साधिका तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और ये कोई एक ऐसी समस्या नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। दुनिया की आबो हवा में जो बदलाव है उसका असर भारत में भी सूखे के संकट को बढ़ाता जा रहा है। 1997 में अब तक भारत में सूखे की आशंका वाले जो इलाके हैं 57% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। 2020 से 22 तक सूखे ने भारत के 2/3 इलाकों पर अपना असर छोड़ा। बीते एक दशक में भारत में 1/3 जिलों में 4 से ज्यादा बार सूखा पड़ा और सूखे से हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। भारत में 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 सूखे के लिहाज से खतरे वाले जोन में है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के शाजापुर की है, जो देश में सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र के 36 में से 21 जिले बीते कई साल से सूखे का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालत बेहद चिंताजनक है और मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूर शाहपुर में जो हालात हैं उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। यहां हजारों ग्रामीणों के लिए टैंकर ही पानी का एकमात्र सहारा है, लेकिन उसका पानी पीने के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर, और लोगों को क्या, महिलाओं को सीधा सीधा कहें तो कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन कामों की महिलाओं के सर पर आ जाती है। जिस दिन टैंकर नहीं आता उस दिन इन लोगों को पूरा जो पहाड़ है उसे पार कर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। यह सालों से परेशानी रही है और वे मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर की बात है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ता है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा आज यहां पहुंचे शाहपुर में और उनकी रिपोर्ट देखिए, आपको बेहद चिंताजनक रिपोर्ट है। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर शाहपुर के अजनूब गांव में हर रोज महिलाएं सुबह 6 बजे से पानी भरने में लग जाती हैं। गांव का कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। यह कुआं आसपास के 3 गांवों के करीब 1000 लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इस साल फरवरी में ही कुआं सूख गया। इसके बाद टैंकर से कुएं में पानी भरा जाता है। 55 साल की सोमी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में पानी का मटका उठाती हैं। उम्र हो चुकी है लेकिन मजबूरी है। इसी गांव में रहने वाली संगीता वारे सुबह से छठी बार पानी भरने के लिए इस कुएं पर पहुंची है। इनका घर 1.5 किलोमीटर दूर है। कई सालों से हालात ऐसे ही हैं। काठी लेकर अब चलने लगी हूँ, मजबूरी है, करना पड़ता है। आणि असं हे लाठी आणि हे सगळं घेऊन कसं जातात मग? काठी व आता चालायला लागलो आम्ही. अच्छा, आम्ही सकाळी 6 वाजेपर्यंत. सुबह के वक्त हम 6 बजे से पानी भरना शुरू करते हैं और शाम को भी करीब 3-4 बजे से पानी भरना शुरू करते हैं। पानी भरने के बाद खेत पर भी काम करने के लिए जाना पड़ता है। काम करने के बाद दोबारा पानी भरते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए, तब से यही सिलसिला जारी है। 16-17 वर्ष झालं. तिथपासून आम्ही पाणी असंच घेऊन जातो. जब कुएं का पानी खत्म हो जाता है या किसी दिन टैंकर इनके गांव नहीं पहुंचता, तब इन महिलाओं को पानी भरने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता है। पहाड़ के दूसरी तरफ वैतरणा नदी है, जहां से ये पानी लाते हैं। क्योंकि पूरा पहाड़ उतरना और दोबारा चढ़ना पड़ता है, इसलिए एक बार में कोई 2 से ज्यादा मटके अपने साथ नहीं लाता और कभी कभी एक दिन में कई बार पहाड़ चढ़ना और उतरना पड़ता है। ये जो हम एक पहाड़ है उसे पार करके आधे पहाड़ को नीचे लेकर आए हैं हम। जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो वैतरणा नदी है। ये शाहपुर जो है मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जब गांव का कुआं सूख जाता है या फिर जब गांव में टैंकर नहीं पहुंच पाता है और पानी की ज़रूरत होती है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं महिलाएं एक पूरा पहाड़ पार कर पानी लाने जाती हैं। आप सोचिए, एक एक मटका या 2-2 मटका पानी के लिए इनको पूरा का पूरा पहाड़ पार करना पड़ता है और वज़न उठाकर एक बार फिर से चढ़ते हुए एक पूरा पहाड़ पार कर अपने गांव जाना पड़ता है। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, वो भी गर्मी में जब यहाँ पर तापमान 40-45 डिग्री है, तब अगर ऐसे हालात हैं तब आप समझिए कि हालात कितने गंभीर हैं। शाहपुर के उठावा गांव में भी पानी की यही समस्या है। गांव पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है और लोग टैंकर के भरोसे जी रहे हैं। इसी गांव में रहने वाली गंगूबाई हुड़ा बताती हैं
कि पानी न होने की वजह से सालों से गांव में लड़कों की शादी नहीं हो रही है। कोई अपनी बेटी यहाँ नहीं भेजना चाहता। पार पिढ्यानपिढ्या गेल्या तिथून ये पाण्याची अडचण अशीच आहे। आमचे पीढ़ियों से यहाँ पानी की परेशानी मौजूद है। जब इस गांव के लड़के शादी करने के लिए किसी से बात करते हैं तो उन्हें 4 से 8 साल तक इंतजार करना पड़ता है। कोई अपनी लड़की को इस गांव में नहीं भेजना चाहता क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। पानी भरने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। 6 बजे पानी भरने जाने पर लोग 9 बजे वापस आते हैं। आता 6 वाजेपासून पाण्यावर जातात तर 9 वाजता पाणी घेऊन त्या इकडे येतात। शाहपुर तालुका में बने तानसा, भातसा, वैतरणा और मध्य वैतरणा जैसे बांधों से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है। जिस शाहपुर इलाके से यह पानी आता है वहीं पर रहने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि ये लोग पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। वहां पानी पहुंचना एक बड़ी समस्या है। इलाके के करीब 198 गांवों में 38 टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा ने बताया कि इन इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए भावली डैम के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल खर्च 316 करोड़ रुपए का है, लेकिन योजना पूरा होने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। तानसा भातसा जो पूरा जो धरण है तो ये इस तालुका में, यहाँ से मुंबई को वाटर सप्लाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत इसी तालुका में है। अभी के मुख्यमंत्री तत्कालीन गार्डियन मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस 250 विलेजेस की 100% पानी की किल्लत दूर करने के लिए भावली एक ग्रेविटी की वाटर स्कीम सैंक्शन किया है। उसका काम चालू है और 24 महीने में वो काम ख़त्म होने के बाद हर गांव में नल से पानी मिलेगा और टैंकर की किल्लत दूर हो जाएगी। आधुनिक भारत की एक सच्चाई ये भी है जहां पर लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस में दिन भर पानी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर पानी उन तक पहुंचता है। और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त नेताओं के लिए ये शायद ही कोई मुद्दा हो। शाहपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सोच के देखिए कि लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और व्हाट्सएप तो आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, उससे जुड़ी एक आपके लिए खबर लेकर आएंगे। हम में से अधिकतर लोगों के लिए व्हाट्सएप एक बड़ी काम की और एक बड़ी जरूरत की चीज बन गई। व्हाट्सएप अब एक और नया फीचर लेकर आ रहा है जिसका नाम है व्हाट्सएप चैनल्स। आप इसे जो टेक्स्ट, वीडियोस और फोटोज का एक अपना ब्रॉडकास्ट जो है वो उससे कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है और ये क्या है, इसके फायदे देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप WhatsApp यूजर हैं तो तैयार हो जाइए एक नए फीचर के लिए जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसका नाम है चैनल्स। इसको आप अपने खुद के ब्रॉडकास्ट बूथ जैसा समझ सकते हैं जहां एडमिन्स टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोस और पोल्स भेज सकते हैं। चैनल्स को एक नए अपडेट्स नाम के टैब में रखा जाएगा जो उन्हें आपकी बाकी चैट से दूर रखेगा। ये आपका एक स्थल है जहां आप अपने सारे जरूरी अपडेट्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेसी की, एक एरिया जिसमें WhatsApp ने बहुत काम किया है। चैनल्स में एडमिन की डिटेल्स फॉलोअर्स के साथ शेयर नहीं होंगी और फॉलोअर्स की डिटेल्स एडमिन या दूसरे फॉलोअर्स नहीं देख सकते। यूजर्स को एक सर्चेबल डायरेक्टरी ऑफ चैनल्स मिलेगी जहां वो अपने पसंदीदा ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स टीम्स, न्यूज़लेटर्स और बहुत से चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं तो तैयार हो जाइए एक सरप्राइज के लिए। चैनल्स के WhatsApp पेमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ने पे ये आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टूल बन सकता है। फिलहाल टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग मार्केट में सबसे आगे है, लेकिन WhatsApp उससे ज़्यादा लोकप्रिय एप्लीकेशन है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। WhatsApp चैनल्स को कोलंबिया और सिंगापुर में शुरू कर रहा है, कुछ प्रमुख इन्फ्लुएंसर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर। लेकिन जुड़े रहे क्योंकि WhatsApp चैनल्स को अभी और अधिक देशों और सभी यूजर्स तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। चलिए आज के लिए खबरों की खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ।